Hello everyone, I am Manya Malhotra, your English teacher from Chandigarh Career Group. Now today, as we are going to study error spotting, I'd like to tell you that earlier I uploaded two parts of spotting error verb, part 1 and part 2. If you want, you can have a look at those videos too. And today, continuing with that, I have spotting errors verb, part 3. So let's begin. Our first sentence is nothing but they, none but they are responsible for this act. Okay, so none but they are responsible for this act. अगर इस सेंटेंस को हम देखें, वर्ब हमारा यहाँ पर आर आ रहा है एंड इस सेंटेंस में आपका बनेगा नो एरर. वाई? बिकॉज नन यहाँ पे लिखा है और नन के बाद जो चीज लिखी है बट के बाद उसको हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम लगाते हैं अपना वर्ब. तो अगर दे है यहाँ पर, दे जो है वो है प्लूरल, बट के बाद जो भी लगा है वो चीज हमें देखनी है सिंगुलर है या प्लूरल. इफ दिस इज प्लूरल देन द वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस विल ऑल्सो बी प्लूरल. तो दे के साथ हमारा आर जो है वो बिल्कुल सही है. मान लो अगर यहाँ होता none but he dash responsible for this act, फिर हमारा आता he is responsible, क्योंकि but के बाद फिर लगा है हमारे पास सिंगुलर दैट इज he, तो इसलिए हमारे पास उसी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगेगा दैट इज is. बट यहाँ पे दे प्लूरल है एंड आर भी प्लूरल वर्ब है, सो नो एरर इज इन दिस सेंटेंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. Many students participated in the competition. अब यहाँ पे हमने ये रूल बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि many जब भी आएगा आपके पास ये फ्रेज, उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर ही वर्ब लगेगा. तो यहाँ पे अगर हमें नाउन लेना है या कोई भी वर्ब लेना है या प्रोनाउन लेना है तो ये तीनों ही चीजें हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिंगुलर. पर यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, मैनी स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स हमारा जो नाउन था यहाँ पे इन्होंने प्लूरल लिखा है, तो ये हो गया गलत. तो हमें ये जो एस है ये नहीं लगाना है, हमें अपना सही सेंटेंस लिखना चाहिए. मैनी अ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. शिवांगी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ब्रदर टू जॉइन आर्मी. अब इसमें देखो, जब हमारे पास कोई भी ऐसा सेंटेंस हो कि नेवर हैज एंड नेवर विल, कि जो चीज आपने अभी तक नहीं की और कभी करोगे भी नहीं, तो यहाँ पे हमारा नेवर हैज के बाद जैसे कोई वर्ब नहीं लगा तो यहाँ पे वर्ब लगाना बहुत ही हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट, बिना उसके सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट रहेगा. तो जैसे नेवर विल के बाद आपके पास अलाउ लिखा है, राइट, नेवर विल अलाउ, तो यहाँ पे वर्ब है अलाउ. तो सेम वर्ब हमें यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा सेंटेंस को सही दिखाने के लिए. और हैज है मतलब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो परफेक्ट टेंस के पास हमेशा उसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ मैं लिखूंगी नेवर हैज अलाउड, क्योंकि हैज होता है परफेक्ट टेंस में यूज, और परफेक्ट टेंस के साथ याद रखना है कि परफेक्ट जब भी टेंस है हैज या हैव के साथ आपके साथ वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म. ठीक है, अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो हैड के साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो मेरे को लिखना था शिवांगी नेवर हैज अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर ब्रदर टू जॉइन आर्मी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. So honestly she worked that she was promoted by her boss. अब इसमें so honestly हमें एक बता रहा है कि इतना honestly उसने काम किया कि क्या. तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए कि so honestly, तो आगे से हमें she worked नहीं, हम इसको लिखते हैं did she work, कि इतनी मेहनत से या इतनी सच्चाई से ईमानदारी से उसने काम किया कि उसको प्रमोशन मिल गई उसके बॉस से. तो जब भी ऐसा सेंटेंस मिलेगा आपको लिखा हुआ तो आपको क्या करना है, सो ऑनेस्टली डिड शी वर्क, ना कि शी वर्कड. ठीक है, सेम अगर मैं मान लो ऐसे लिख देती कोई सेंटेंस, नेवर डिड ही वर्क हार्ड दैट
आगे अगर हमारा कुछ भी सेंटेंस है, मतलब हमने पहली चीज को जब यहाँ पे दैट के साथ कनेक्ट करना है तो डिड ही वर्क, डिड शी वर्क, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं. नेवर डिड ही वर्क दैट ही was fooled by them. कुछ भी सेंटेंस है जैसे आपका, तो मतलब यहाँ पे दैट लगा हुआ है और पहले उसको कुछ कनेक्ट कर रहे हैं जैसे नेवर या सो ऑनेस्टली, तो बीच में आपको डिड शी वर्क, डिड ही वर्क, मतलब डिड उसके बाद आपका प्रोनाउन और उसके बाद आपका वर्ब, ये सेंटेंस का ऑर्डर रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. Not only will शिवांगी come here but also she will stay here. अब यहाँ पे आप देख रहे हो not only और but also से ये सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है. not only but also हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं एक सेंटेंस में, ये आपको याद रखना है. जब हम प्रेपोजिशन का करेंगे यहाँ पे स्पॉटिंग एरर, उसमें भी मैं आपको दोबारा से ये चीज बताऊंगी. तो अभी नॉट ओनली विल शिवांगी, तो जैसे यहाँ पे पहले इन्होंने विल यूज किया आपका ये वर्ब और उसके बाद आया है आपका शिवांगी नाउन, तो सेम बट ऑल्सो के बाद भी सेम चीज ही फॉलो होगी. उसमें भी हम लिखेंगे शी विल की जगह पहले हम लिखेंगे विल और उसके बाद हम लिखेंगे शी. जैसे कि हमने पहले नॉट ओनली के बाद फॉलो किया है, सेम सीक्वेंस हम बट ऑल्सो के बाद फॉलो कर रहे हैं, तो शी विल की जगह विल शी लिखेंगे. नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर बट ऑल्सो विल शी स्टे. दैट वुड बी आवर करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है My brother, like the other members of my family, were left shelterless as a result of flood in the city. अब हमने बात की थी कि कुछ चीजें जैसे कि like, along with, in addition to, together with, जब भी ऐसी चीजें हमारे पास आएंगी देखने को मिलेंगी जैसे in addition to, together with, as well as या फिर like, तो इस केस में हमें क्या करना है, जो इस पहले इससे लगा होगा हमारा सब्जेक्ट, उसको देखना है कि वो सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सिंगुलर है. अब माय ब्रदर को अगर मैं देखूं तो ये क्या है, सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है माय ब्रदर, तो वर्ब भी उसी के हिसाब से लगाएंगे. अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा. अब यहाँ पे वर्ब वर जो था ये तो प्लूरल है, बट मैंने बोला लाइक से पहले जो चीज लगी है उसके हिसाब से लगाना है, दैट इज सिंगुलर, तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर, दैट इज वॉज. तो मेरा करेक्ट सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वॉज लेफ्ट शेल्टरलेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द सिटी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. More than one student has not come to the class. अब ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. मोर देन वन स्टूडेंट, जब भी आपको ये दिख जाए मोर देन वन, ठीक है, तो उसके साथ आपको सिंगुलर ही यूज करना है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. 2/3 of the books has been sold in the very first year of its launch. अब देखो 2/3 जो है ये है प्लूरल, तो इसके हिसाब से हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए था, प्लूरल, तो have been sold आएगा. और हम जब भी देखो अगर हम बात करते हैं 1/3 की, ठीक है, तो इसको हम लेते हैं सिंगुलर 1/3 या फिर मैं बोलूं 1/4, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का अगर आप 1 पार्ट ले रहे हो तो वो सिंगुलर में कंसिडर होएगा. लेकिन अगर आप मोर देन 1 पार्ट ले रहे हो, मान लो 2/3, राइट, 2/3 या फिर मान लो 3/4, ऐसा आपने कुछ भी लिया जो 1 पार्ट से ज्यादा है उस फ्रैक्शन के, तब हम उसको प्लूरल में लेते हैं. और यहाँ पे 2/3 क्या है, प्लूरल, और उसके हिसाब से ही मैंने वर्ब भी लगाना था प्लूरल. तो माय सेंटेंस वुड बी 2/3 of the books have been sold in the very first year of its launch. Moving on to the next sentence. It were the students who wanted the teacher to declare holiday today.
तो यहाँ पे देखो इट लगा हुआ है, इट किस लिए होता है, सिंगुलर के लिए। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, प्लूरल वर्ब, तो ये गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट तो इट था, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तभी बनेगी जब हमारे पास सब्जेक्ट का और वर्ब का तालमेल सही बैठ रहा है। अब सब्जेक्ट तो सिंगुलर है पर वर्ब प्लूरल है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए इसको काट के, वॉज। ठीक है, तो मैं लिखूंगी इट वॉज द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे टुडे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वॉज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे एंड से हमने दो चीजों को जोड़ रखा है, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर। ठीक है, तो ये प्लूरल, यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा, दैट इज वर, ना कि वॉज, जो कि वॉज तो सिंगुलर है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा नो स्टूडेंट एंड नो टीचर वर प्रेजेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, I made my friend wrote a letter in blue ink। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है wrote, मेड आपने ऑलरेडी पास्ट टेंस यूज कर दिया है, जिस चीज की आप बात कर रहे हो आई मेड माई फ्रेंड, तो वो कन्वे हो चुका है कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो। तो दोबारा से आप यहाँ पे रोट नहीं लिखोगे, यू विल राइट आई मेड माई फ्रेंड राइट अ लेटर इन ब्लू इंक। तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई मेड माई फ्रेंड राइट अ लेटर इन ब्लू इंक, नॉट रोट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, The governor was efficient and ensured that the king was happy as well as his subjects। अब देखो इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं, इन्होंने बोला द गवर्नर वॉज एफिशिएंट। वॉज मतलब कि पास्ट टेंस की बात चल रही है, राइट? वॉज मतलब पास्ट टेंस, तो अगर बात चल रही है पास्ट टेंस की तो वो एंड तक पास्ट टेंस की ही बात चलेगी ना। तो इन्होंने क्या लिखा, द गवर्नर वॉज एफिशिएंट एंड एंश्योर, पर एंश्योर जो इन्होंने वर्ब लगाया है ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, एंड से वो बात जुड़ी हुई है, तो एंड से पहले की बात वो पास्ट टेंस में बोल रहा है और उसके बाद वो प्रेजेंट टेंस में आ गया, तो मतलब ये तो गलती है। इसका मतलब पूरी बात अगर पास्ट टेंस में चल रही थी तो पास्ट में ही चलनी चाहिए थी। तो इसकी जगह मुझे इंश्योर की जगह क्या लिखना चाहिए, पास्ट टेंस में इंश्योर्ड लिखना चाहिए, राइट? तो मैं लिखूंगी right sentence will be the governor was efficient and ensured that the king was happy as well as his subjects। Moving on to the next sentence, I am fully aware that my boss is one of those who is totally dedicated to work and proper discipline। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें, हु जो है यहाँ पे वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये जो हु है वो किसी चीज को डिनोट कर रहा है। किस चीज को डिनोट कर रहा है, जिस चीज की बात हम इससे पहले कर रहे हैं, दैट इज दोज। वो कहना चाह रहा है कि मुझे पता है कि मेरा बॉस उन लोगों में से है। ये दोज कौन है, उन लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूं उन लोगों में से है, किन लोगों में से है, जो लोग, ये हु मुझे बता रहा है जो लोग, मेरा बॉस उन लोगों में से है जो लोग टोटली डेडिकेटेड हैं। तो वो जो लोग हैं वो तो प्लूरल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जगह मुझे प्लूरल वर्ब यूज करना चाहिए था, दैट इज आर। क्योंकि ये हु किसको डिनोट कर रहा है, ये दोज पीपल जो बात हुई है उन्हीं दोज को कर रहा है। तो दोज हमारा क्या होता है, प्लूरल। जैसे हमें पता है दिस होता है सिंगुलर और दीज होता है प्लूरल, और दैट जो होता है दैट इज ऑल्सो सिंगुलर और दोज क्या होता है, प्लूरल। तो जब वो वाला हु दोज को ही डिनोट कर रहा है तो उसके बाद जो हमारा वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल ही होगा, दैट इज आर। अब मेरा सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु आर टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, whatever may be the origin of speech, we can be certain that man did not begin to feel the need to speak until he began to live in communities। अब इस सेंटेंस में अगर आप यहाँ देखो did not began, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो कि did जो हमारा वर्ड है, did in itself denotes past tense। क्या बोला मैंने, डिड जो है
वो हमेशा पास्ट टेंस की बात करता है। तो जब भी हमने वर्ड डिड यूज कर दिया, इसका मतलब पास्ट टेंस ऑलरेडी कन्वे हो चुका है, आपको दोबारा से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल हमेशा याद रखो कि जब भी आपके पास डिड वर्ड आएगा तो उसके साथ आप वर्ब की हमेशा लगाओगे फर्स्ट फॉर्म। और ये गलती हर जगह देखने को मिलती है, बहुत सारे हम मतलब कि जब नॉर्मली स्पीक करते हैं तब भी हमारा ये एरर आता ही आता है। तो इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपने बोला डिड, तो डिड के साथ लगेगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको बात को दिमाग में आप स्टार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और हर एग्जाम में आपको काम भी आएगी। तो मेरा सेंटेंस यहाँ पे बिगैन लिखा हुआ है, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना क्या था मुझे, बिगिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो मेरा सेंटेंस जो सही बनेगा दैट इज whatever may be the origin of speech, we can be certain that man did not begin to feel the need to speak until he began to live in community या communities, right? Moving on to the next sentence. During freedom struggle, many a patriot were filled with patriotism. अब आज तो अगर आपने ये वीडियो देखी है मेरी तो आपको ये बात पक्का पता होगी कि many a के साथ क्या लगता है, सब कुछ सिंगुलर, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर वर्ब हो। अब यहाँ पे नाउन तो पैट्रियट लगा था सिंगुलर, बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब वर लगा के क्या कर दिया इन्होंने, गलत हो गया ना। वर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब लगाना था मुझे सिंगुलर वर्ब दैट इज वॉज। तो मेरा सही सेंटेंस बनेगा ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मेनी अ पैट्रियट वॉज फिल्ड विद पेट्रियोटिज्म। Now, next sentence है हमारा, there are a dozen of geography books lying in the shelf of my personal library and you can use them whenever you like. इस सेंटेंस में अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो, there are a dozen, बात किसकी कर रहा है वो, a dozen की। डजन में नो डाउट 12 आइटम्स होती हैं, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली एक डजन को देखूं तो बात किसकी हुई है, अ डजन की, मतलब एक डजन की बात हो रही है। तो जब एक चीज की बात हो, एक सिंगल यूनिट, 1 डजन इज 1 सिंगल यूनिट, राइट। तो अ लगा हुआ है साथ में, मतलब सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए था, सिंगुलर, पर यहाँ पे आर तो प्लूरल है तो मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे इज। तो मेरा सही सेंटेंस बनेगा there is a dozen of geography books lying in the shelf of my personal library and you can use them whenever you like. Moving on to the next sentence. Either she or you is to blame for the mismanagement of the domestic affairs. अब यहाँ पे एक रूल आप सब याद रखिए, जब भी मैं बात करती हूँ ईदर और की, ठीक है, इधर और जब भी आपको यूज करना है, जैसे हमने बोला था कि एज वेल एज में जो एज वेल एज से पहले चीजें लगी हैं हम उसके हिसाब से लगाते हैं अपना वर्ब। तो इधर और में याद रखो कि जो सेकंड वाली आपकी मतलब नाउन है या कोई इंसान है, कोई आर्टिकल है, उसके हिसाब से आप लगाओगे अपना वर्ब। देखो जैसे इधर और, तो इधर के बाद लगा है शी, और के बाद लगा है यू, तो सेकंड कौन हुआ, यू, मतलब जो चीज और के बाद लगी है। इधर से और के पहले नहीं देखनी आपने, और के बाद वाली को प्रेफरेंस देंगे। इधर और या फिर नीदर नॉर का जब भी केस आता है, सेम ही रूल आपका नीदर नॉर के केस में भी फॉलो करना है आपको। दैट इज जो चीज और के बाद लगी है, या फिर अगर नीदर नॉर होता तो जो चीज नॉर के बाद यहाँ पर लगी होगी, आपको देखना है उसका जेंडर या उसका नंबर क्या है। अब देखो इधर शी और यू, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। हम बोलते हैं यू आर टू ब्लेम, यू आर अ गुड बॉय, राइट। तो हमें यहाँ पे इसके हिसाब से लगाना था वर्ब, पर यहाँ क्या लगा हुआ है, इज। तो ये हो गया गलत, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, आर। तो यहाँ पे मुझे आर लिखना चाहिए। So our right sentence will be either she or you are to blame for the mismanagement of the domestic affairs. Now next sentence है हमारा, one of his many good traits that come to my mind was his modesty. अब फिर से यहाँ पे टेंस की अगर हम देखें गलती तो क्या है, one of his many good traits that come to my mind. come to my mind का मतलब मैं प्रेजेंट टेंस में हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है कि मेरे दिमाग में जो उसके जो भी अच्छे ट्रेट्स हैं जो आ रहे हैं,
वॉज नहीं आएगा। फिर अगर मैं सेंटेंस प्रेजेंट में ही चला रही हूँ तो मेरे दिमाग में जो ट्रेट्स आ रहे हैं तो वो अभी आ रहे हैं, तो मैं पास्ट में कैसे चली जाऊंगी, वॉज हिज मॉडेस्टी। तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस की ही बात चलनी चाहिए, दैट इज वॉज की जगह मुझे इज लिखना चाहिए। तो मेरा सही सेंटेंस बनेगा, वन ऑफ हिज मेनी गुड ट्रेट्स दैट कम टू माई माइंड इज हिज मोडेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द पीरियड ऑफ 25 years have passed and still he is without a job। तो इसमें देखो क्या करना है, द पीरियड ऑफ 25 years, जब भी बात होगी किसी पीरियड की, ठीक है, किसी भी पीरियड की बात हो रही है तो इसमें हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये बात आपको याद रखनी है, चाहे किसी आपके पास टाइम पीरियड की बात हो या किसी डिस्टेंस की बात हो। जैसे हमने कल एक सेंटेंस किया था, मान लो 5 miles इज अ लॉन्ग जर्नी, तो इस बोला था क्योंकि वो एक जर्नी थी, एक डिस्टेंस को बता रहा था। तो आपके पास किसी टाइम पीरियड की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो पीरियड क्योंकि सिंगुलर ही है, जितने मर्जी ईयर्स का वो हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक सिंगल टाइम पीरियड की बात हो रही है तो उसके लिए मैं लगाऊंगी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे मेरा वर्ब हैव जो है वो तो प्लूरल है, इसकी जगह मुझे हैज लगाना चाहिए। तो our correct sentence will be, the period of 25 years has passed and still he is without a job. So this will be our correct sentence. And with this we come to an end for today's video. I hope कि आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में समझाया आपको समझ आया होगा अच्छे से, और आगे नए टॉपिक्स के लिए आप प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एंड कोई भी आपको कमेंट्स हो, कोई डाउट्स हो तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट। थैंक यू सो मच।